भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने 8 से 10 मुद्दों पर बात की है। मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई, 2.5 घंटे तक चली। पिछली बार 1 महीने पहले 28 नवंबर को हमारी पार्टी के 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आया था। हमने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे, लेकिन हमें उनमें से किसी का भी सटीक जवाब नहीं मिला। उसी रात चुनाव आयोग ने कुछ पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक की, ये दावा करते हुए उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा से। मगर उससे पहले अभिषेक बनर्जी का बयान सुनिए आप। जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे। जी, तो इससे पहले अमित शाह के द्वारा कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्यादा जानकारी देना, ममता बनर्जी पर आरोप लगाना, और अब टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच जाता है और वहां जाकर पुरानी मांगों को दोहराया जाता है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव अब मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? आज पूरा डेलीगेशन जो है टीएमसी के बड़े कद्दावर नेताओं का वो पहुंचा था और क्या क्या मांगे रखी गई है चुनाव आयोग के सामने? दीपक। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा जो है पूरे देश में चल रहा है और खासतौर पर क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव होने हैं और उससे पहले एसआईआर का मुद्दा जो है वो काफी जोरों से उठाया जा रहा है। लेकिन इस एसआईआर के मुद्दे के दौरान जो है टीएमसी के जो सांसद हैं और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जो है तकरीबन 10 लोगों का एक डेलीगेशन जो है आज चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचता है और चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर ज्ञानेश कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तकरीबन 12 बजे जो है ये पूरा डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग जाते हैं। लेकिन इस पूरे डेलीगेशन के अंदर जो है सिर्फ एक ही मुद्दा था एसआईआर को लेकर, और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया जो है पश्चिम बंगाल में चल रही है उसके खिलाफ जो है एक जो पत्र है वो चुनाव आयोग को देना था। इसी का एक बड़ा मकसद था। लेकिन क्योंकि 2.5 घंटे जो है ये मीटिंग जो है वो चुनाव आयोग के साथ चली और इस 2.5 घंटे के अंदर तमाम वो बातें जो है टीएमसी ने अपनी रखी चुनाव आयोग के सामने, जो कि पश्चिम बंगाल में जो है चीजें हो रही है एसआईआर को लेकर। लेकिन जैसे ही अभिषेक बनर्जी मीटिंग खत्म करने के बाद जो है बाहर निकलते हैं और मीडिया से जब बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहला भी हमारा डेलीगेशन जो है चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद और गया था, उसके बाद दूसरी बार हम मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन पहली बार में भी चुनाव आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब जो है एसआईआर को लेकर जो भी हमने सवाल किए उसका जवाब जो है वो पूर्ण तरीके से नहीं दिया। और इस बार भी सेम वही चीजें हुई हैं। इस तरह के जो आरोप हैं वो अभिषेक बनर्जी ने लगाए और खासतौर पर अभिषेक बनर्जी ने कुछ आंकड़ों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 36 लाख वोटर के जो नाम एसआईआर के दौरान जब हटाए गए, जिसमें नाम सरनेम अलग था, किसी में एड्रेस अलग था, किसी में उनके पिता का नाम कुछ था, माता का नाम कुछ अलग था, तो जब इन तमाम चीजों को जब एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट से जब हटाया गया तो उनकी जो सूची थी वो जारी अभी तक क्यों नहीं हुई? इस तरह के सवाल जो है अभिषेक बनर्जी ने जो है खासतौर पर चुनाव आयोग पर उठाए जयंती, और ये बड़ा सवाल और तीखे तेवर में जो है अभिषेक बनर्जी ने सवाल पूछे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 58 लाख जो ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया उसमें साफ तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जो 58 लाख जो लोग हैं उनकी जो सूची है उसमें बांग्लादेशी ज्यादातर है और ज्यादातर रोहिंग्यास हैं। अगर वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास थे तो उनकी अभी तक सूची जारी क्यों नहीं की गई है? चुनाव आयोग को जो है वो सूची जारी करनी चाहिए। अगर सूची जारी नहीं कर सकती तो सीधे तौर पर जो है ये पश्चिम बंगाल को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वहां के सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो क्या इसके लिए वो माफी मांगेंगे? इस तरह की भी बातें उन्होंने कही। और सबसे बड़ी बात यह है जयंती कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ईवीएम से कोई चोरी नहीं की जा रही है, ये वोटर लिस्ट की चोरी हो रही है और ये सॉफ्टवेयर के जरिए चोरी हो रही है और ये कोई भी जो
चुनावी दल है वो अभी तक नहीं पकड़ पाया, लेकिन टीएमसी ने ये काम करने की कोशिश की है। और चाहे वो आप बिहार चुनाव की बात करें, चाहे वो दूसरे अलग राज्यों की बात करें जहां पे चुनाव हुए, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो 80 से ऊपर का रहा है। वो यही कारण है कि ईवीएम से चोरी नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से ही चोरी हो जा रही, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जो जीत है वो देखने को मिली है। और इसी का खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा, इसी का खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा, और यही खामियाजा जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भुगता है। तो इस तरह के जो बड़े आरोप हैं वो आज अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की मीटिंग के बाद जो है खासतौर पर बीजेपी भी लगाए और चुनाव आयोग पे भी लगाए। जी दीपक, एसआईआर का ये जो मुद्दा है, बिहार में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और वहां पर भी यही मुद्दा आरजेडी ने तूल दिया था। इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था, बावजूद इसके चुनाव आयोग अपनी बातों पर अडिग रहा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर राहुल गांधी के भी बार बार सवाल पूछे जाने पर यही कहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो आकर आप एफिडेविट दे सकते हैं। क्या इसी कड़ी में टीएमसी द्वारा ये कदम उठाया गया है? क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी दो यहाँ पर ध्रुवों पर चल रही है, ये सब जानते हैं। चुनाव में क्या अपना स्टैंड टीएमसी जो है वो क्लियर करती हुई नजर आ रही है कि उसको जरूरत नहीं है और एसआईआर के मुद्दे को टीएमसी प्रबलता से उठाने वाली है चुनाव से पहले? दीपक, देखिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके के जवाब अभिषेक बनर्जी ने दिए, और क्योंकि जब ये सवाल जब अभिषेक बनर्जी से पूछा गया था कि क्या जब फाइनल लिस्ट जब आएगी और उस फाइनल लिस्ट के दौरान जब वो फाइनल लिस्ट में भी कमियां होंगी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो क्या आप उस लिस्ट को जो है आप स्वीकार करेंगे? तो अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमको लगेगा कि उस फाइनल लिस्ट में जो है वो काफी खामियां हैं, काफी दिक्कत है, तो हम उस लिस्ट को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और हम इसके लीगल जो चीजें हैं वो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि लगातार एसआईआर की जो ड्राफ्टिंग हो रही है, जो सूची जारी हो रही है, उसमें काफी कमियां निकल के सामने आ रही है। इस तरह के जो बयान है वो खुद अभिषेक बनर्जी ने दिए हैं। एक बात और आपको जयंती बता दूं कि अभिषेक बनर्जी ने आज अपने वक्तव्य के दौरान एक बात और कही कि जो थर्ड पार्टी एजेंसियां जो तमाम जो चीजें वो करती हैं, उनका एक जो सीसीटीवी जो है उसको भी जारी करना जरूरी है। क्यों चुनाव आयोग जो है सीसीटीवी जो है वो जारी नहीं कर रही है? क्यों बिहार के जो इलेक्शन थे, बिहार का जो एसआईआर के जो नियम थे वो अलग थे और पश्चिम बंगाल के लिए जो है वो अलग किए जा रहे हैं? इस तरह के जो सवाल हैं वो भी अभिषेक बनर्जी ने बड़े खड़े किए हैं। तो ये सीधे तौर पर जो है टीएमसी, क्योंकि चाहे वो आरजेडी की जब आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने वो कमियां, वो गलतियां नहीं पकड़ी जो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पकड़ी है। क्योंकि जो खामियां पश्चिम बंगाल के अंदर खासकर एसआईआर को लेकर चल रही है वो बाकी दल नहीं पकड़ पा रहे हैं। यही कारण था। और आज देखिए कुछ अभिषेक बनर्जी जो अपना वक्तव्य दिया, कितने आक्रामकता के साथ उन्होंने दिया और साफ तौर पे कहा कि अगर चीजें बिल्कुल अनुरूप नहीं होंगी तो हम उस लिस्ट को भी जो है स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें लीगल तरीके से, लीगल हथकंडों से हमें आगे बढ़ना पड़े। जी दीपक, बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने सीधा मोर्चा संभाला है, क्योंकि इससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद उनकी सभा की बातें जो है वो की जाती है। तो ये तो कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन क्या काउंटर करने के लिए अब टीएमसी भी तैयार कहीं ना कहीं नजर आ रही है? क्योंकि इस मुद्दे को जो है अब तूल दिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव में एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। दीपक, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल नाक का सवाल हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार पुरजोर कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए नाकामयाब रही। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है और यही कारण है कि अमित शाह ने पहले से ही मोर्चा जो है पश्चिम बंगाल के लिए संभाल लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी रणनीति जो है खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लगातार जो है महासचिवों की बैठक हुई, उसमें एसआईआर और पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी बिल्कुल साफ तौर पे चर्चा में रहा।
तो लेकिन टीएमसी जानती है कि अगर एक भी मौका अगर भारतीय जनता पार्टी को खासकर पश्चिम बंगाल में दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके की जो स्थिति है वो टीएमसी के विरुद्ध जो है बना सकती है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा देखिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और एसआईआर के बारे में जब आपको याद होगा कि सत्र में जब चर्चाएं शुरू हुई थी, बात शुरू हुई, तभी से जो विपक्षी दलों की जो पार्टियां हैं वो लगातार इसका विरोध कर रही है। और यही कारण जो है हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखा, हमने बिहार में भी देखा, हमने और भी अलग राज्यों के अंदर भी देखा। लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे दो बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ और दूसरा रोहिंग्यास, ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसपे सरकार तो ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इनकी स्थिति जो है, इनकी संख्या काफी अधिक है और जिसपे जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो उनको बचा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आज अभिषेक बनर्जी और इससे पहले का भी बयान हम देखते हैं तो सीधे तौर पे वो कहते हैं कि अगर इनकी संख्या वहां पे ज्यादा है, अगर ये वहां पर है तो वो हमारे सामने लेके आए, उनकी सूची जारी की जाए। अभी तक चुनाव आयोग ने क्यों नहीं सूची जारी करी है? सरकार जो है सरकार उनकी जो पूरी टीम जो सेना है वो बॉर्डर पर है, तो वो अंदर कैसे आ पा रहे? तो इस लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है जयंती, वो भी लगातार जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है और दूसरी तरफ टीएमसी जो है अपनी साख बचाने के लिए इस बार लड़ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए। तो जैसा आपने देखा कि टीएमसी जो है वो अपनी साख बचाने के लिए फिलहाल जद्दोजहद में जुट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद मोर्चा संभाल लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अब देखने वाली बात यही होगी कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ समय बाकी है चुनाव को लेकर, उस समय के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच छिड़ा ये सियासी घमासान आगे किस करवट मोड़ लेता है।